नमस्कार प्यारे बच्चों, सामाजिक विषय की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 7 के सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। आज हम इतिहास के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सल्तनत कालीन संस्कृति। बच्चों, सल्तनत कालीन यानी दिल्ली सल्तनत के समय की और संस्कृति शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक होता है। संस्कृति में किसी समाज के रीति रिवाज, जाति, धर्म, भाषाएं आदि ही नहीं आती, अपितु उस समाज में रहने वाले लोगों के सोचने विचारने के तरीके, आचार विचार सब कुछ सम्मिलित होता है। इस तरह संस्कृति किसी समाज में रहने वाले लोगों के जीवन जीने का एक संपूर्ण तरीका होती है। बच्चों, पिछले पाठों में हमने पढ़ लिया है कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास में एक नए युग का सूत्रपात माना जा सकता है, यानी नए युग की शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि सल्तनत पर शासन करने वाले सभी सुल्तान मध्य एशियाई देशों से आए थे। इसलिए उनके जाति, धर्म, भाषा अलग थे। शासन प्रबंध करने के तरीके, स्थापत्य कला, साहित्य, विज्ञान सबके प्रति उनका एक अलग दृष्टिकोण था और भारतीय लोगों का अपना अलग दृष्टिकोण था। इस तरह जब ये दो अलग अलग संस्कृति के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए तो एक मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। बच्चों, आप जानते हो कि इस पाठ को हम 2 भागों में पढ़ रहे हैं। तो आज भाग 2 की कक्षा शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि भाग 1 की कक्षा में हमने क्या क्या जाना था। तो बच्चों, अब तक हमने जाना था कि सल्तनत काल की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। हमने उसमें जाना कि सल्तनत काल में सुल्तान का पद सर्वोच्च और सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता था और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन को 3 इकाइयों में बांटा गया था, जिनके नाम थे केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन। केंद्रीय शासन में सुल्तान सर्वोपरि होता था। सुल्तान में राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता निहित थी। सुल्तान अपने कार्यों में सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था, लेकिन मंत्रियों का अपने पद पर रहना या ना रहना और मंत्रियों के अधिकार सुल्तान की इच्छा पर ही निर्भर करते थे। समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। इक्ता का अधिकारी इक्तादार कहलाता था। इक्ता के नीचे जिले होते थे, जिन्हें सरकार कहा जाता था, और जिले के नीचे उपसंभागीय क्षेत्र होते थे, जिन्हें शिक कहा जाता था। बच्चों, आपको याद होगा कि शिक का अधिकारी शिकदार कहलाया जाता था। शिक के नीचे परगने होते थे और परगनों के नीचे गांवों के समूह होते थे, गांव होते थे। इस तरह से सल्तनत काल में साम्राज्य की सबसे ऊंची इकाई साम्राज्य था और सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांवों का प्रशासन ग्राम पंचायत के माध्यम से होता था। सामाजिक स्थिति भी हमने बच्चों पढ़ी थी कि सल्तनत काल का समाज कैसा था। तो हमने ये जाना था कि प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों की विभिन्नता के कारण समाज में संघर्ष और तनाव उत्पन्न होने लगे थे। उत्तर भारत में पर्दा प्रथा ज़्यादा होने लगी थी। समाज में बाह्य आडंबर, धन संपत्ति का दिखावा, जाति पाति भेदभाव जैसी कुरीतियां भी फैली हुई थी और ऐसी स्थिति में समाज में भक्ति संतों का और सूफी संतों का पदार्पण हुआ। उनके द्वारा लोगों को सादा जीवन, उच्च विचार की शिक्षा दी गई। साथ ही सब लोगों के लिए समाज में प्रेम और सद्भावना का उन्होंने संदेश भी दिया। सूफी संतों और भक्ति संतों द्वारा चलाया गया यह आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, हमने प्रमुख भक्ति संतों में जाना था कि कबीरदास, गुरु नानक, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु जैसे कई भक्ति संत सल्तनत काल में हुए थे। इसके अलावा कुछ मुसलमान संत भी हुए थे, जिन्हें सूफी संत कहा जाता था, जिनमें निजामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती और बाबा फरीद का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इन सभी भक्ति संतों और सूफी संतों ने लोगों को संदेश दिया कि सभी का ईश्वर एक है। हिंदू हो या मुसलमान,
सबका ईश्वर एक है और ईश्वर की नज़र में सभी मनुष्य एक समान हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता भी सभी लोगों के लिए एक ही जैसा है। तो बच्चों, ये बात तो हुई भाग 1 की। अब हम एक बार दृष्टि डाल लेते हैं कि आज की कक्षा में हम क्या क्या जानेंगे। तो आज बच्चों हम सल्तनतकालीन साहित्य, स्थापत्य कला और संगीत तथा चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही अस्त्र शस्त्र का विकास, चिकित्सा एवं खगोल शास्त्र, कृषि, व्यापार व उद्योग धंधे तथा यातायात के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले साहित्य। सल्तनत काल में देश के बहुत से भागों की राजभाषा फारसी थी। इसीलिए फारसी भाषा का हिंदी भाषा पर और भारत में बोले जाने वाली अन्य भारतीय भाषाओं पर प्रभाव पड़ा और फारसी के अनेक शब्द भारतीय भाषाओं में सम्मिलित हो गए। बच्चों, फारसी के ये शब्द आज भी भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त किए जाते हैं, बोले जाते हैं। तो फारसी भाषा के कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, उनके उदाहरण हैं आतिशबाजी, आमदनी, कुश्ती, गोश्त, चरखा, खुराक, गवाह। ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी में बहुत ही सामान्य रूप से हिंदी समझकर ही प्रयुक्त करते हैं। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि सल्तनत काल में जो दिल्ली था वो शासकों का केंद्र था, शासन का केंद्र था। इस तरह धीरे धीरे दिल्ली अरबी फारसी साहित्य के विद्वानों का भी केंद्र बन गई, क्योंकि दिल्ली में जो सुल्तान थे ये अपने दरबार में विद्वानों और साहित्यकारों को आश्रय यानी संरक्षण प्रदान करते थे। महमूद गजनवी के समय में अल बरूनी एवं फिरदौसी नामक प्रसिद्ध विद्वान और कवि भारत आए थे। बच्चों, अल बरूनी के बारे में तो आपको याद होगा ना, हम इस कक्षा के पाठ 1 में पढ़ चुके हैं कि अल बरूनी महमूद गजनवी के समय भारत आया था और उसने अपनी तहकीक हिंद नाम की पुस्तक में भारत के बारे में अपने विचार लिखे हैं। बच्चों, मध्य एशियाई देशों में मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। इसीलिए मध्य एशिया देश के जो साहित्यकार थे, जो विद्वान थे, वो अपने देशों को छोड़कर भाग आए और उन्होंने दिल्ली में सुल्तानों के दरबार में शरण ली। फारसी भाषा के एक प्रसिद्ध विद्वान हुए जिनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अपने दोहों, कव्वालियों और पहेलियों के लिए प्रसिद्ध हैं। बच्चों, कबीर, गोरखनाथ और मीराबाई, गुरु नानक जैसे अनेक भक्त संतों ने ईश्वर की स्तुति में अनेक गीत और भजन लिखे। और यदि पुस्तकों की बात करें तो साहित्य के नाम पर सल्तनत काल में यशोगान और धार्मिक पुस्तकें लिखी गईं। धार्मिक पुस्तकें यानी धर्म से संबंधित पुस्तकें लिखी गईं, या फिर यशोगान। यशोगान का तात्पर्य है किसी की यश का वर्णन करना, किसी की प्रशंसा करना। तो ये विद्वान जिन राजाओं के, जिन सुल्तानों के दरबार में रहते थे, उसकी प्रशंसा में पुस्तकें लिखा करते थे। तो उन्हीं पुस्तकों को यशोगान कहा जाता है। इस श्रेणी में नरपति नाला की बीसल देव रासो, दलपति विजय की खुमान रासो उल्लेखनीय पुस्तकें हैं। बच्चों, सल्तनत काल में एक महान ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना हुई जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत की रचना यानी पद्मावत को लिखा था प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने। बच्चों, अभी हमने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा और जाना कि अमीर खुसरो फारसी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। अमीर खुसरो ने हिंदी में भी पद लिखे हैं और भारत के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उनकी रचनाओं से भारत के प्रति उनका प्रेम झलकता है। तो आओ हम यहाँ अमीर खुसरो जी द्वारा लिखा गया उनका एक कथन पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि भारत के प्रति अमीर खुसरो के क्या विचार थे। अमीर खुसरो लिखते हैं कि मैंने भारत की प्रशंसा 2 कारणों से की है। एक तो यह कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है और हम सबका वतन है। वतन से प्यार करना एक अहम फर्ज है। बच्चों, अमीर खुसरो ने कितनी सुंदर बात लिखी है कि वतन से प्यार करना यानी अपने देश से प्यार करना सबका एक अहम कर्तव्य होता है। आगे अमीर खुसरो लिखते हैं कि हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है। यह हरा भरा है, साल भर फूलों से लदा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जैसे ज्ञानी हैं
और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे विद्वान हैं। तो बच्चों देखा, अमीर खुसरो जी ने भारत के बारे में कितने सुंदर विचार लिखे हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम सल्तनत काल की स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य यानी भवन निर्माण की कला, वास्तुकला के बारे में क्या विकास हुआ। तो बच्चों सल्तनत काल में ईरान और तुर्किस्तान से अनेक कारीगर भारत आए। तो जब ये ईरानी और तुर्क कारीगर भारत आए तो भारत बनाने की एक नई तरह की विधि, नई तरह की शैलियाँ लेकर आए। इस तरह भारत में इमारत बनाने की नई विधि विकसित हुई। सल्तनत काल में जो इमारतें बनी थी, जिन इमारतों का निर्माण हुआ था, उनमें 3 खास बातें मुख्य रूप से देखने में आती हैं, जो है मेहराब, गुंबद और मीनार। ये 3 बातें सल्तनत काल की सभी इमारतों में देखने को मिलती हैं। और बच्चों सल्तनत काल में कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई थीं। तो जब ये बाहर से लोग यानी जब ईरानी और तुर्की कारीगर भारत आए तो ये अपने हुनर, अपने ढंग, अपने तरीके लाए, और भारतीय लोगों के अपने ढंग और अपने तरीके थे। जब ये दोनों लोग यानी ईरानी तुर्की लोग और भारतीय लोग एक दूसरे के संपर्क में आए तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में मिली जुली शैलियों का विकास हुआ। ईरानी और तुर्की कारीगरों ने भारतीय कारीगरों से उनके हुनर सीखे और भारतीय कारीगरों ने तुर्की और ईरानी कारीगरों से उनके हुनर सीखे। इस तरह स्थापत्य कला के क्षेत्र में मिली जुली शैली का विकास हुआ। बच्चों अभी हमने गुंबद देखी थी और ये हमने गुंबद का वो ऊपरी भाग देखा था। अब ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये गुंबद का आखिरी मतलब आंतरिक भाग है, यानी गुंबद के नीचे का भाग है। तो बच्चों जब स्थापत्य कला की बात हो रही है तो क्यों ना सल्तनत काल की कुछ इमारतें देख ली जाएं। तो ये हैं सल्तनत काल की कुछ मुख्य इमारतें। सबसे पहली इमारत है कुतुब मीनार। बच्चों अभी हमने जाना कि सल्तनत कालीन इमारतों की मुख्य बातों में मीनार भी एक उसकी विशेषता थी। तो ये है कुतुब मीनार, जिसका निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, लेकिन इसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। अगला चित्र 2.5 दिन के झोपड़ा का है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। बच्चों ये तो हमें पूरी मीनार दिखाई ही दे रही है, हम इसमें भी मेहराब का डिज़ाइन देख सकते हैं। जो मेहराब के डिज़ाइन थे वो मुख्यतः इमारतों के खिड़की और दरवाज़ों में बनाए जाते थे। बच्चों ये है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाजे का निर्माण खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसके दरवाज़ों में और खिड़कियों में मेहराब का डिज़ाइन है, इसकी छत में गुंबद का डिज़ाइन है। तो जो गुंबद का डिज़ाइन था ये छत में ही बनाया जाता था। और अगली इमारत है बच्चों हौज खास। हौज खास भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। इसमें भी हमें मेहराब भी दिखाई दे रही हैं और इधर हमें इसके गुंबद भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चों ये चित्र है तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक का ये मकबरा है। इसमें भी हमें मेहराब भी दिखाई दे रही हैं और यहाँ हमें इसकी गुंबद भी दिखाई दे रही है। इस तरह सल्तनत कालीन इमारतों की 3 विशेषताएं थी, मेहराब, गुंबद और मीनार। और बच्चों क्योंकि सल्तनत काल में शासन का केंद्र दिल्ली था तो ये सारी ही इमारतें भी दिल्ली में ही बनी हुई हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं कि सल्तनत काल में चित्रकला और संगीत के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। अगर हम चित्रकला की बात करें तो सल्तनत काल के जो कारीगर थे, जो चित्रकार थे, वो छोटे छोटे चित्र और बारीक बारीक चित्र बनाते थे। यानी सल्तनत काल के चित्रकार बहुत बड़े चित्र नहीं बनाते थे बल्कि छोटे और बारीक चित्र बनाते थे। सुल्तानों के दरबार में कलाकारों को आश्रय मिलता था, यानी उनके दरबार में कलाकारों को संरक्षण मिलता था। कलाकार पुस्तकों में वर्णित घटनाओं के भी चित्र बनाते थे। मान लीजिए किसी पुस्तक में किसी घटना का वर्णन है तो जो कलाकार थे वो उसी वर्णन को चित्रकथा के द्वारा प्रदर्शित कर देते थे। और यदि हम संगीत की बात करें तो बच्चों सल्तनत काल का जो संगीत था उसका भारत के संगीत पर बहुत प्रभाव पड़ा।
यानी फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव भारतीय संगीत पर पड़ा और सितार, सारंगी, तबला जैसे वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ी। यानी सितार, सारंगी, तबला जैसे ये वाद्य यंत्र जो थे ये प्रसिद्ध हो गए। वाद्य यंत्र का मतलब है ऐसे यंत्र जिनसे संगीत की ध्वनि निकलती है। बच्चों, कुछ सूफी संतों ने संगीत में बहुत रुचि दिखाई। उनका ये मानना था कि जो भक्ति संगीत है वह ईश्वर के निकट पहुंचने का एक रास्ता होता है। इसके अलावा सल्तनत काल में संगीत के एक नए रूप कव्वाली की भी लोकप्रियता बढ़ी। कव्वाली तो बच्चों आप जानते होंगे, जिसमें संगीत के साथ हाथों से तालियां बजाते हुए गाना गाया जाता है। तो इस तरह संगीत के नए रूप कव्वाली की लोकप्रियता सल्तनत काल में बढ़ गई थी। अब हम बच्चों बात करेंगे सल्तनत काल में अस्त्र शस्त्र का विकास क्या हुआ। सल्तनत काल के जो सुल्तान थे वो या तो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए और या फिर अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अधिकतर युद्धों में लगे रहते थे और युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्रों का होना तो अनिवार्य है। अस्त्र शस्त्र यानी हथियार। तो सल्तनत काल में जो सबसे अच्छी तलवारें बनती थी, जो सर्वोत्तम तलवार बनती थी, वो वाराणसी और सौराष्ट्र में बनती थी। लेकिन सियालकोट, लाहौर, मुल्तान, गुजरात और गोलकुंडा की तलवारें भी बहुत प्रसिद्ध थीं। यानी सबसे अच्छी तलवार वाराणसी, सौराष्ट्र में बनती थी, परंतु गोलकुंडा, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात की तलवारें भी बहुत प्रसिद्ध थीं। राजस्थान और गुजरात में बने हुए जमधार, छुरे, धनुष व तीरों की भी खूब मांग थी। यानी राजस्थान और गुजरात में अच्छे जमधार और छुरे बनते थे, धनुष और तीर बनाए जाते थे। सियालकोट तथा मेवाड़ की तोड़ेदार बंदूक सबसे अच्छी होती थी, सर्वोत्तम होती थी। और बच्चों, कवच, ढाल, हथियार, बंदूक तथा तोप के गोले आदि बनाने के लिए लोहे का प्रयोग होता था। यानी इस समय में सल्तनत काल में जो हथियार बने थे वो लोहे से बने हुए थे। बच्चों, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये ढाल है, ये छुरे हैं और ये कवच है। इस कवच को पहनकर जो सेनापति होते थे, जो सैनिक होते थे, वो युद्ध भूमि में जाते थे। अब है बच्चों खगोल शास्त्र और चिकित्सा के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सल्तनत काल में इनके क्षेत्र में क्या तरक्की हुई। चिकित्सा बच्चों मेडिकल साइंस, और खगोल शास्त्र किसे कहते हैं? खगोल शास्त्र में चांद, तारों और ग्रह नक्षत्र आदि का अध्ययन किया जाता है। तो आयुर्विज्ञान और खगोल विद्या जैसे विषयों में अनुसंधान करने के लिए, यानी इन विषयों में खोज करने के लिए, नई नई खोज करने के लिए जो सुल्तान थे और जो सुल्तानों के दरबार में जो अमीर रहते थे, वो आयुर्विज्ञान और खगोल विद्या में काम करने वाले विद्वानों को संरक्षण देते थे, आश्रय देते थे और इन क्षेत्रों में नई नई खोज करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन भी देते थे। बच्चों, एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं बर्नी, जिन्होंने तारीख़ फिरोज शाही नाम की पुस्तक लिखी है। तो अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में बर्नी ने मध्य काल के यानी सल्तनत काल के चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक लंबी सूची दी है। मतलब बहुत सारे चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों के उन्होंने उसमें नाम लिखे हैं। तो सल्तनत काल के जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, यानी जो प्रसिद्ध डॉक्टर थे, वो थे मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन और मौलाना अजीमुद्दीन। सल्तनत काल में एक प्रसिद्ध वैद्य भी हुए थे जिनका नाम था श्री मच्छेंद्र। तो जो ये मच्छेंद्र थे ये वैद्य थे। और बच्चों, सल्तनत काल में मशहूर शल्य चिकित्सक जिन्हें जर्राह कहा जाता था, यानी जो सर्जन होते थे, जो ऑपरेशन करते थे, वो भी हुए थे। तो एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक का नाम जोग था। बच्चों, सल्तनत काल के जो शल्य चिकित्सक थे, यानी जो सर्जन थे, ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर थे, वो ऑपरेशन के अलावा कृत्रिम अंग भी लगा देते थे, यानी बनावटी अंग भी लगा देते थे। वे काटकर शरीर के अंदर से पथरी भी निकाल देते थे और मोतियाबिंद को समाप्त कर देते थे, यानी आँखों का भी ऑपरेशन कर देते थे। अब बच्चों बात करेंगे कृषि की। तो सल्तनत काल में देश की आबादी का अधिकांश जो भाग था, जो अधिकांश लोग थे, वो किसान थे। लेकिन किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा नहीं था।
किसान बहुत मेहनत करते थे, लेकिन जीवन स्तर उनका बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा नहीं था, यानी किसान बहुत अमीर नहीं थे। कारण क्या था? एक तो अकाल पड़ते थे, अकाल पड़ने से अक्सर फसलें नष्ट हो जाती थी। दूसरा, आए दिन युद्ध होते रहते थे। इन बातों के कारण किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और इन सब के अलावा जो गांव के अधिकारी होते थे वो कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग करते थे। और दुरुपयोग कैसे करते थे कि वो साधारण किसानों को अपने हिस्से की मालगुजारी यानी अपने हिस्से का राजस्व अदा करने के लिए मजबूर करते थे। राजस्व बच्चों आपको याद होगा, भूमि पर लगाए जाने वाले कर को राजस्व कहते हैं। तो ये जो अधिकारी थे ये गांव के साधारण किसानों को अपने हिस्से की मालगुजारी देने के लिए मजबूर करते थे। अब बच्चों, व्यापार और उद्योग धंधे। तो मुस्लिम विजय ने उद्योग और वाणिज्य व्यापार में कोई बाधा नहीं डाली, यानी जो व्यापार जो उद्योग चलते आ रहे थे पहले से वही चलते रहे। कारीगर और जो शिल्पी थे उन्होंने भी अपने पुराने पेशों को यानी पुराने कामों को बरकरार रखा, उन्हीं कामों को वो करते रहे। इन कारीगरों और शिल्पियों के औजार भी वैसे ही रहे जैसे पहले थे, लेकिन साथ ही साथ नए काम करने वाले कारीगर वर्ग भी उत्पन्न हो गए। तो ये नए कारीगर वर्ग कौन थे? बर्तनों पर कलई करने वाले लोग, घोड़े की नाल और रकाब बनाने वाले लोग और कागज बनाने वाले कारीगर वर्ग जो थे ये उत्पन्न हो गए। इसके अलावा सल्तनत काल में देश में कई शाही कारखाने थे। ये सभी शाही कारखाने सुल्तानों द्वारा दिल्ली में स्थापित किए गए थे और इनको सुल्तानों ने फारस देश की तकनीकी के अनुसार स्थापित कराया था। यानी ये शाही कारखाने फारस देश की तकनीकी के अनुसार सुल्तानों ने दिल्ली में स्थापित करवाए थे। कारखानों में बनता क्या था? तो कारखानों में राज्य की ज़रूरत की चीज़ें बनती थी, राज परिवार की ज़रूरत की चीज़ें बनती थी और दरबारी लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बनाई जाती थीं। अब है बच्चों व्यापार और उद्योग धंधे। मुद्रा के क्षेत्र में सल्तनत काल में सुधार हुए। बच्चों आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने चांदी के टंके और तांबे की जीतल नामक मुद्राएं चलाई थी। तो चांदी के टंके और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन शुरू हुआ। जब मुद्राओं में सुधार हुआ तो व्यापार का भी विकास हुआ, और जब व्यापार का विकास हुआ तो शहरों का और शहरी जीवन का भी विकास हुआ। बच्चों आप जानते हो कि खेती बाड़ी का काम, कृषि का काम गांवों में किया जाता है, व्यापार और उद्योग धंधों का काम शहरों में किया जाता है। तो जब मुद्रा में सुधार हुआ तो व्यापार में सुधार हुआ, व्यापार में सुधार होने से शहर और शहरी जीवन का विकास हुआ। बंगाल और गुजरात के जो शहर थे ये अपने उत्तम कपड़े, सोने चांदी के काम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनार और ढाका कच्चे रेशम और मलमल के लिए प्रसिद्ध था। यानी ढाका और सोनार में बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी उन्नत किस्म का कच्चा रेशम तैयार होता था और मलमल बनता था। बच्चों 13वीं और 14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए गए चरखे से वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन आया। हम पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं कि जो चरखा था वो मुसलमानों द्वारा भारत में लाया गया था। तो इस चरखे के द्वारा वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में बहुत अच्छा तकनीकी परिवर्तन आया। चरखे के चलन शुरू होने से कपड़े का जो उत्पादन था वो बढ़ गया, यानी कपड़े के उत्पादन में सुधार हुआ और भारत में बना हुआ कपड़ा लाल सागर और फारस की खाड़ी के जो आसपास के देश थे उनमें बहुत प्रसिद्ध था। पेड़ पौधे और खनिज स्रोतों से जो रंग प्राप्त होते थे उनसे कपड़ों की रंगाई का कार्य किया जाता था। यानी कपड़ों को रंगने के लिए जो रंग थे वो कहाँ से प्राप्त होते थे? पेड़ पौधों से और खनिज स्रोतों से। अब है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है जो व्यापार दूसरे देशों के साथ किया जाता है। तो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल और थल दोनों ही मार्ग से किया जाता था, यानी स्थल से भी किया जाता था और समुद्र के रास्ते भी किया जाता था। भारत कुछ वस्तुओं का निर्यात करता था और कुछ वस्तुओं का आयात करता था, यानी कुछ वस्तुएं वो दूसरे देशों में बेचता था और कुछ वस्तु ऐसी थी जिन्हें भारत दूसरे देशों से खरीदता था। तो निर्यात चर्म यानी चमड़े और धातु से बनी वस्तुएं, फारसी डिज़ाइन के गलीचे प्रमुख थे।
चीन को भारतीय कपड़ा भी निर्यात किया जाता था। यानी भारत चमड़े और धातु से बनी वस्तुएं, फारसी डिज़ाइन के गलीचे और कपड़े निर्यात करता था, दूसरे देशों को भेजता था। कुछ चीज़ों का आयात होता था, यानी कुछ चीज़ें दूसरे देशों से खरीद के भारत मंगाई जाती थी, जिनमें था पश्चिमी एशिया से साटन का कपड़ा मंगाया जाता था, कांच के बर्तन मंगाए जाते थे, बहुमूल्य धातु भी मंगाई जाती थी। घोड़े भी दूसरे देशों से अच्छी नस्ल के घोड़े मंगाए जाते थे। चीन से कच्चा रेशम मंगाया जाता था और चीनी मिट्टी के बर्तन भी मंगाए जाते थे। यानी भारत साटन के कपड़े, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं, घोड़े, कच्चा रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था। अब है बच्चों यातायात। दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ होने में यातायात और संचार का विकास हुआ। यानी सल्तनत जब सुदृढ़ होती गई तो यातायात और संचार का भी विकास हुआ। यद्यपि उस समय आधुनिक उपकरणों का ज्ञान लोगों को नहीं था। परिवहन के साधन के रूप में कुलियों का इस्तेमाल होता था, जानवरों का इस्तेमाल होता था, चक्के वाली गाड़ियों और बैलगाड़ियों का भी खूब प्रयोग होता था। और सवारी के लिए बच्चों, सवारी के लिए घोड़े, टट्टू, खच्चर, ऊंट और कभी कभी गधों का भी इस्तेमाल किया जाता था। नदियों में नावों द्वारा आने जाने के लिए, नदियों को पार करने के लिए नावों का प्रयोग होता था और समुद्र को पार करने के लिए जलयानों का प्रयोग किया जाता था। तो बच्चों, अब हम एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं कि आज के पाठ में हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने साहित्य के बारे में जाना कि फारसी राजभाषा थी और फारसी भाषा का बहुत प्रभाव भारतीय भाषाओं पे पड़ा। उसके बाद हमने स्थापत्य कला के बारे में बातचीत की कि ईरानी और तुर्क कारीगर भारत आए और भारत में मिली जुली स्थापत्य कला शैली का विकास हुआ। चित्रकला और संगीत के बारे में पढ़ा कि चित्रकला में छोटे और बारीक चित्र बनाए जाते थे। अस्त्र शस्त्र के विकास के बारे में पढ़ा, हथियारों के बारे में कि सभी ढाल, कवच और सभी हथियार लोहे से बनाए जाते थे। बच्चों, हमने चिकित्सा और खगोल शास्त्र के बारे में जाना और पढ़ा कि जोग नाम के एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे, श्री मच्छेंद्र नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे और मौलाना बदरुद्दीन और मौलाना सदरुद्दीन नाम के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बच्चों, कृषि, व्यापार, उद्योग, धंधे के बारे में पढ़ा। कृषि पर ज़्यादातर आबादी जो थी वो कृषि पर निर्भर थी, लेकिन कृषकों का जो जीवन स्तर था वो बहुत ऊंचा नहीं था। साथ ही हमने फिर यातायात के साधनों के बारे में पढ़ा। बच्चों, आपके लिए ये शब्दावली है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस पाठ में आए हैं और शायद आपने पहली बार पढ़े हों। आयात शब्द हमने पढ़ा। आयात का तात्पर्य है बाहर के देशों में बनी वस्तुओं को अपने देश में मंगाना, और निर्यात का तात्पर्य है अपने देश में बनी वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजना। जीतल सल्तनत काल में प्रचलित तांबे का सिक्का था, यानी जो तांबे से बना हुआ सिक्का था उसका नाम जीतल था। और जर्राह यानी शल्य चिकित्सक अर्थात सर्जन, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर। बच्चों, अब आपके सामने ये एक गतिविधि है। आपको सूची का सूची खा से मिलान करना है। तो सबसे पहले है अमीर खुसरो। आपको सूची खा में देखकर बताना है कि अमीर खुसरो वैद्य थे, चिकित्सक थे, विद्वान थे या शल्य चिकित्सक थे। तो बच्चों, आपको याद होगा हमने अभी अमीर खुसरो के विचार भी पढ़े थे। तो अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध विद्वान थे। अभी हमने श्री मच्छेंद्र के बारे में चर्चा की। तो मच्छेंद्र कौन थे बच्चों? मच्छेंद्र वैद्य थे, चिकित्सक थे या शल्य चिकित्सक थे? तो मच्छेंद्र जो थे वो सल्तनत काल के प्रसिद्ध वैद्य थे। जोग के बारे में हमने पढ़ा। जोग एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे, यानी ये सर्जन थे, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे। अब है बच्चों मौलाना बदरुद्दीन। मौलाना बदरुद्दीन सल्तनत काल के प्रसिद्ध चिकित्सक यानी प्रसिद्ध डॉक्टर थे। बच्चों, आपके सामने ये एक और गतिविधि है। इसमें कुछ कथन लिखे हैं। आपको जो कथन सत्य है उसके सामने सत्य लिखना है, जो असत्य है उसके सामने असत्य लिखना है। सबसे पहला कथन है पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। सोचो बच्चों, पद्मावत की रचना किसने की थी? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। तो ये कथन सत्य है। पद्मावत एक ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था। सोचो बच्चों, क्या ये कथन सत्य है? क्या सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर ऊंचा था? ये कथन असत्य है, गलत है,
क्योंकि किसानों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं था, उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सुल्तानों ने सोने के टंके और चांदी के जीतल चलाए। क्या ये कथन सत्य है बच्चों? क्या सोने के टंके चलाए थे या चांदी के जीतल चलाए थे? ये कथन गलत है, क्योंकि सुल्तानों ने चांदी के टंके चलाए थे और तांबे के जीतल चलाए थे, इसलिए ये कथन गलत है। अगला कथन है वाराणसी और सौराष्ट्र में सर्वोत्तम तलवारें बनती थीं। सोचो बच्चों, अस्त्र शस्त्र के विकास में हमने इसको पढ़ा था, तो ये कथन सही है कि वाराणसी और सौराष्ट्र में सबसे अच्छी तलवारें बनाई जाती थीं। बच्चों, अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस पाठ को दोहराएंगे और इस दिए हुए अभ्यास कार्य को करेंगे। सल्तनत काल में उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में क्या विकास हुआ तथा सल्तनत काल में अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में क्या विकास हुआ, इन दोनों विषयों पर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक टिप्पणी लिखनी है। और आगे बच्चों आपके लिए एक प्रोजेक्ट कार्य है। अभी हमने जाना था कि सल्तनत कालीन इमारतों की 3 विशेषताएं थी, मेहराब, गुंबद और मीनार। मेहराब, गुंबद और मीनार। आपको इन सब के चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाने हैं और इनमें रंग भी भरना है। बच्चों, आप किसी एक इमारत को बनाकर उसी में इन तीनों विशेषताओं को भी बना सकते हैं। तो इस तरह से तीनों विशेषताओं को प्रयोग करते हुए अच्छा सा एक चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाकर उसमें रंग भरिए। बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगले पाठ में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।